पढ़ने में, किताबें पढ़ने का शौक था बचपन में भी। मीडिया में नहीं कहिए, लेकिन खबरों को पढ़ने का इंटरेस्ट होता। तो फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो मीडिया में ही जाना है। किस मीडिया में जाना है ये क्लैरिटी नहीं थी। आप एक महिला हो तो आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ की सोसाइटी में किस तरीके से उस वक्त में देखा जाता था। हर किसी को हर लेवल पर कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस को लेना चाहिए, और मैंने उसको लिया। लोगों ने हेल्प किया। अगर मैं प्रोग्राम के लिए गई तो लोगों ने मुझे ये करके दरवाजा नहीं बंद कर दिया कि आपको तो आता नहीं। मेरे दिमाग में एक बात बचपन से थी कि एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, और अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि कभी भी उड़ान भरनी होगी तो ये तो चुनौती रहेगी ही। हमेशा मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बोझ रहता था कि मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी भी दिन अगर ये काम पर ताला लग गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे। कोरोना के काल में मुश्किलें तो हैं, सबके लिए है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन आई थिंक इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर पीपल देन ऑर्गेनाइजेशंस विल सर्वाइव। महिलाएं जो है सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में किसी प्रोफेशन में सेफ हैं तो वो मीडिया है। मीडिया को बढ़ाने में, इस देश में मीडिया को अकाउंटेबल और बनाने में, मीडिया का फैलाव कराने में, तो इसमें महिलाओं की जबरदस्त भूमिका रही है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कार्यकुशलता से मीडिया जगत में वो मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करने का सपना बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े उद्यमी देखते हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं BAG फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराधा प्रसाद जी। अनुराधा जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू। अनुराधा जी, आपकी एक बहुत बड़ी एक जीवन यात्रा रही है मीडिया जगत में। एक पत्रकार से आपने एक सफर तय किया और आज आप एक सफल उद्यमी महिलाओं में आपकी गिनती होती है। तो मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा। आपका बचपन कैसा था? अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, अपनी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताइए। जी, बचपन जैसा होता है ठीक ठाक था, अच्छा था। मैं घर की सबसे छोटी थी तो शायद इसलिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि लाड़ प्यार हो, लेकिन मैं थोड़ी क्वाइट थी। मैं बहुत ज्यादा चुलबुली टाइप, इस टाइप की नहीं थी। मुझे पढ़ने में, किताबें पढ़ने का शौक था बचपन में भी, और मैं शांत रहती थी और किताबें पढ़ती थी, उसका ही शौक था मुझे ज्यादातर। अब मैं बहुत स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रही हूँ। आई हैव नॉट बीन अ वेरी आउट गोइंग पर्सन, सो टू से। तो वैसा था बचपन। घर में ठीक ठाक माहौल था, पढ़ाई लिखाई भी थी, पिताजी लॉयर थे, पॉलिटिकल घर था, तो लोगों का आना जाना। तो हम लोगों की जो ग्रूमिंग हुई आनंद जी, वो एक ऐसे घर में हुई जहाँ पे कि आप किसी भी टाइम लोगों को रिसीव करने के लिए तैयार रहें। तो आपका जो ये मी एंड माई सेल्फ वाली बात नहीं रही कभी भी बचपन में कि बस हम और हमारा परिवार, ऐसा कुछ नहीं था। और एक परिवार इन द सेंस कि हम लोग तो थे ही, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा वृहद परिवार हर लेवल का था। एक पॉलिटिकल परिवार था, एक सोशल परिवार था, और एक अपना जो अपने रिलेटिव्स का परिवार होता है वो भी था। तो वैसे वाले परिवार से मैं आती हूँ, तो इसलिए ऐसा था। मतलब कभी कोई चीज की ऐसी कमी नहीं रही। माय फादर वाज अ लीडिंग एडवोकेट, तो कभी किसी चीज की कमी तो हम लोगों ने नहीं देखी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, जब मैं स्कूल में थी, मैं माउंट कार्मल स्कूल में थी, वहाँ का कार्मल कॉन्वेंट में, तो वहाँ भी सब ठीक था। मैं टॉपर तो नहीं थी, लेकिन मैं ठीक थी पढ़ाई में। जी। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि आप मीडिया जगत में हमेशा से आना चाहती थी। क्या बचपन में ही आपने सोच लिया था कि आपको पत्रकार ही बनना है, या फिर स्कूल में या कॉलेज में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि आपको लगा कि अब मुझे मीडिया में आना चाहिए? देखिए,
ऐसा तो बचपन में तो कोई नहीं सोचता है, लेकिन हाँ, जब मैं स्कूल के सीनियर स्कूल में थी, तब उस वक्त में चूंकि मेरी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली थी, तो एक तरीके से वो जेपी मूवमेंट का टाइम था और उसके बाद का टाइम था, और पॉलिटिकली हम लोग बहुत अवेयर थे। मतलब मैं भी अपनी एज में इसलिए अवेयर थी क्योंकि घर का माहौल वो था। तो लेकिन और मुझे मैगजीन्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैं जब 8th में ही पढ़ती थी, तो ये जो इलिस्ट्रेटेड वीकली या इस तरीके की मैगजीन्स आती थी, तो मैं और मेरे भाई में ये कंपटीशन होता था कि कौन पहले उसको ग्रैब करेगा। जब वो सैटरडे की सुबह आती थी कि कौन सबसे पहले से ग्रैब करेगा और पढ़ेगा। तो इस तरीके से तो या संडे मैगजीन आती थी, या तो मुझे इंटरेस्ट मीडिया में नहीं कहिए, लेकिन खबरों को पढ़ने का इंटरेस्ट होता था। और फिर धीरे धीरे वो शायद होन करता गया, और जब मैं 11th 12th में जब आई, तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज माय कॉलिंग। और मैं हमेशा यही बोलती थी, तो सब लोग हंसते थे कि मीडिया में क्या है। आप जानते हैं बिहार में तो या तो आप महिला हैं तो पहले तो आपकी शादी हो जाएगी बहुत जल्दी, आप ग्रेजुएशन मैक्सिमम करेंगे तो उसके बाद फैमिली वाले बोलते हैं कि शादी कर दो, या फिर ऐसा माहौल होता है कि आप टीचर बन जाएंगे या मतलब लेक्चरर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं जाता था, या बहुत सोचा गया तो आप आईएएस बन सकते हैं। इस तरीके की सोच रहती। मानसिकता भी नहीं, वो एक है, वहाँ का एक वो कल्चर है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ उनका अट्रैक्शन है, पावर की तरफ उस तरीके से अट्रैक्शन है। तो लेकिन जब मैं बोलती थी तो सब मेरे घर में तो कभी कोई उसका रिएक्शन नहीं होता था, लेकिन हाँ पीयर ग्रुप में होता था कि क्या मीडिया में क्या करोगे तुम, जाके क्या करोगे, इसी तरीके की चीजें रहती थी। लेकिन हाँ ठीक है, धीरे धीरे आप होन करते हो उसको, आप चीजों को मल करते रहते हो, आप सोचते रहते हो कि नहीं आपको क्या करना है। तो फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो मीडिया में ही जाना है। किस मीडिया में जाना है ये क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि उस समय टेलीविजन तो था नहीं। टेलीविजन का मतलब दूरदर्शन था। और जब मैं कॉलेज में थी तब नेटवर्क शुरू हुआ था 82 के मेरे ख्याल से गेम्स के बाद, एशियाड गेम्स के बाद। तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो उसके बाद से जैसे कहते हैं कि वो सब शुरू हुआ कि हाँ ठीक है, अब एक नेशनल नेटवर्क शुरू हुआ। और धीरे धीरे फिर जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो फिर मैंने मतलब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो शायद रास्ता भी उधर ही बनता चला गया, इसे ऐसे कह सकते हैं। जी। तो जब आपने ये निर्णय लिया कि आपको अब मीडिया जगत में जाना है, आपको पत्रकार बनना है, तो पहला चांस आपको कहाँ और कैसे मिला? नहीं, मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे मीडिया जगत में जाना, मेरा पीजी हो गया था, और फिर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। तो बस एक ओपनिंग मिल गई पीटीआई में, और वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ, जिसे कहते हैं, और वहीं से शुरू हुआ। और उस थोड़े दिन के बाद वहीं पर मेरा करियर टेलीविजन की तरफ भी मुड़ गया। मैंने कोई ऐसी खास सोचा नहीं था, लेकिन पीटीआई में दूरदर्शन के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करते थे, और उनका एक प्रोडक्शन आर्म था। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पीटीआई टीवी का आर्म था, और शशि कुमार उसके हेड होते थे। शशि कुमार बहुत सीनियर न्यूज एंकर थे। और तो बस वहाँ शुरू हुआ, और मैं उसमें चली गई, और फिर वहीं से मेरा टेलीविजन का करियर शुरू हो गया। तो हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस दौर की अगर हम बात करें, उस समय की हम बात करें, तो पत्रकार का मतलब ये होता था कि एक बहुत 5 फीट 6 फीट लंबा एक आदमी होगा, सफ़ेद कुर्ता पहना होगा, झोला लटकाया होगा, और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों की बाइट ले रहा होगा। तो उन सब में एक लड़की चली गई, उस वक्त तो आप एक लड़की ही थी। तो एक महिला पत्रकार होने के नाते आपको कभी असहज महसूस हुआ, या आपको ऐसे लगा कि यार मुश्किल आ रही है, या कहीं ऐसा कि भाई आपको रोकने की कोशिश की गई हो? देखिए, जब आप काम की धुन में होते हो
तो इन चीजों को आप बहुत सोचते नहीं हो। ये जरूर है कि आप, क्योंकि देखिए दो चीजें थी, एक तो पत्रकार का उस समय प्राइम जो था वो प्रिंट जर्नलिज्म था, टेलीविजन तो उस तरीके से हुआ नहीं था। तो एक तो लोगों की एक्सेप्टेंस टेलीविजन जर्नलिज्म के लिए, सबसे पहले तो इस बात की बात थी कि सबसे पहले टेलीविजन को एक्सेप्टेंस वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि टेलीविजन था और दूरदर्शन का मतलब गवर्नमेंट था, बड़ी सिंपल सी बात थी। तो एक तो ये बात थी, और उसके साथ साथ ये था कि आप एक यंग हो और आपके बाल कटे हो और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो और आप चले जाते हो, तो एक जिसे कहते हैं, ये बात तो बहुत साल पुरानी है, तो एक झटका तो लोगों को लगता ही था, इसमें कोई शक नहीं। और रोकने की कोशिश दूसरे तरीके से होती थी। आपको लोग, आप एक महिला हो तो आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ की सोसाइटी में किस तरीके से उस वक्त में देखा जाता था। तो आपको एक सेट फॉर्मेट में डाल दिया जाएगा कि आप जीन्स पहनते हो, आपके बाल कटे हैं, आप टी शर्ट्स पहनते हो, आप कूद के कहीं पहुंच जाते हो। तो वो वो जो एक सेट फॉर्मेट होता है, अरे बहुत स्मार्ट है, अरे चालू है। ये वाली चीजें जो हैं आपके लिए गढ़ दी जाती हैं, पर ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। और मुझे लगता है कि हर किसी को हर लेवल पर कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस को लेना चाहिए, और मैंने उसको लिया और मैं आगे बढ़ती गई। हाँ, लेकिन जरूर शुरुआत में लोगों की स्पेशली दो चीजें थी, एक तो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स टेलीविजन जर्नलिज्म, दैट वाज वन बिग थिंग, क्योंकि आप उसको जर्नलिस्ट नहीं मानते थे आप उसको, क्योंकि वो तो क्योंकि इस तरीके से हुआ नहीं था। फिर जब वो वीडियो मैगजीन्स का दौर आया, तब जब हम लोगों ने स्टोरीज करनी शुरू की और तब वो लोग वेट करना शुरू किए उन वीडियो मैगजीन्स के लिए, वो बदल गया। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि उसका एक एडेड एडवांटेज भी था कि आपकी पहुंच, आप एक कब रिपोर्टर हो, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री से आप बात कर सकते थे जी। मैं ये क्योंकि कोई और था नहीं, तो दायरा बिल्कुल खुला हुआ था, तो आप you could reach out to people. मैम, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पढ़ा कि 1990 आते आते आपकी काफ़ी एक्सेप्टेंस लोगों के बीच हो गई थी, और आपने उसके बाद BAG फिल्म्स की स्थापना की। बी मीन्स भगवान, अल्लाह और गॉड, और मात्र 40,000 रुपये में 2 कमरों में आपने BAG फिल्म्स की स्थापना की थी। वो एक यूनिक आइडिया, ये कहाँ से आपके दिमाग से निकला, कैसे इसकी रूपरेखा बनी, और उस समय मात्र 40,000 रुपये में आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो कहाँ से आपके दिमाग में सब आया? देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां आपको सब कुछ कराती हैं, कोई सोच नहीं होती है, और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। मैंने कभी इतना को बहुत कुछ सोच समझ के नहीं किया है। जो चीज मैं फ्लो भी करती हूँ चीजों के साथ। उस वक्त में मैं काम कर रही थी, ऑब्जर्वर चैनल को मैं हेड कर रही थी, और मुझे लगा कि अब मैंने वहां पर उसको एक सक्सेस स्टोरी बना दिया है। ये 93 की बात है, तो मैंने सोचा कि मैंने उसको एक सक्सेस स्टोरी बना दिया है, तो मुझे मेरी अब वहां पे जरूरत नहीं है, मुझे ये लगा। तो मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे साथ 1-2 और लोग थे, तो मुझे लगा अब हम क्या करेंगे। तो फिर मैंने कंपनी बना ली, और फिर वहां तो वो ही मेरी जमा पूंजी थी, जो 40,000 था वो ही मेरी जमा पूंजी थी, और उस वक्त में वो ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, हेल्प और सपोर्ट लोगों से मिला मुझे, और इन द सेंस कि लोगों ने हेल्प किया। अगर मैं प्रोग्राम के लिए गई तो लोगों ने मुझे ये करके दरवाजा नहीं बंद कर दिया कि आपको तो आता नहीं। तो इसलिए मैं आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ। मैं बहुत
यंग थी और मुझे ये पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और हाँ, ऑफ कोर्स दौड़ भाग बहुत करनी पड़ती थी और शुरू में आपको काम नहीं मिलता है तो आप डर के रहते हो कि अब क्या करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, ये पैसा भी खत्म हो जाएगा, आप क्या करोगे। अगर आप कैमरा हायर पर लेने जा रहे हो तो आपको पैसा तो तुरंत देना पड़ेगा, तो आप कैसे दोगे। तो वो सब चीजें थी, वो तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए होती हैं और शायद उस समय ज्यादा थी क्योंकि आपका इतना बैंडविड्थ नहीं होता है कि लोग आपको आकर के आगे उस तरीके से सपोर्ट करें। लेकिन मैंने जिसके पास भी मैं गई, अगर मुझे थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ा तो उन्हें ये पता था कि अगर उन्होंने मुझे काम दिया, जैसे मैं दूरदर्शन में उस वक्त मनी मैटर्स होता था और वो मैं पीटीआई के लिए काम जब करती थी तब मैं वो करती थी, तो मैं गई दूरदर्शन में तो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको पता था कि मैं ये करती रही हूँ, तो उन्होंने मुझे 2 ही एपिसोड दिया लेकिन बनाने को दिया। आई थिंक दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, एंड यू कुड डिलीवर इट, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। मैम, आप एक पत्रकार भी हैं, आप एक उद्यमी भी बनी और उसके बाद आप एक शिक्षाविद भी हैं। अगर हम देखें तो आइजोम्स जो है वो इस देश के बड़े मीडिया स्कूल्स में उनकी गिनती होती है, तो आइजोम्स की स्थापना का ख्याल कैसे आया? देखिए, जब मैं प्रोडक्शन हाउस मेरा था तो मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या होता था कि आप लोगों को सिखाते पढ़ाते हो, बनाते हो, क्योंकि उस वक्त टेलीविजन तो कोई सीख के नहीं आया था, मैं भी नहीं सीख के आई थी, तो आप उनको सिखाते बनाते हो और फिर वो धीरे से 2-3 महीने में कहते थे थैंक यू वेरी मच, बाय। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रोफेशन को अगर आगे बढ़ना है तो इसमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए और मैं मेरे दिमाग में एक बात बचपन से थी कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे तो आई हैव बीन, यू नो, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन गिवन दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। इसलिए मैंने आईसम्स की स्थापना की, क्योंकि बीएजी उस वक्त में ट्रेनिंग इन स्कूल के नाम से भी जाना जाता था कि यहाँ जाओ ट्रेनिंग लो और फिर निकल लो, तो वो वाली एक बात भी थी। तो मुझे लगा कि जब मैं ट्रेनिंग दे ही रही हूँ तो क्यों ना इसको मैं कंसोलिडेट कर दूं, क्यों ना मैं इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ले आऊं। और फिर जब हम लोग नोएडा में शिफ्ट किए अपने ऑफिस में, तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं ठीक है, इसमें मैं ये ट्रेनिंग भी करूंगी, क्योंकि मीडियम ऐसा है जिसमें हमेशा नए आइडिया के ऊपर काम करता रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टूथपेस्ट हुआ कि आपने एक बार टूथपेस्ट की फैक्ट्री लगा दी तो फिर आप बरसों तक पेस्ट उस ट्यूब में भरते रहेंगे। यहाँ चीजें बदलती हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल बदलती हैं। तो आइडिएशन के लेवल पर इसलिए आपको ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सोच की जरूरत है, तो therefore I started iSums। मैम, आपने जब न्यूज़ 24 की शुरुआत की, E24 की स्टार्ट की, आपने एक अपना खुद का सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया। तो जब हम एक सैटेलाइट चैनल की बात करते हैं तो उसकी लॉन्चिंग से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, रखरखाव से लेकर के उसमें बहुत खर्चा चाहिए होता है, बहुत मैनेजमेंट जो है चाहिए होता है। तो उस समय किन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा और क्या चैलेंजेस आपके सामने थे? देखिए, आपने न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी तो के बारे में सुना होगा जी, है ना, पढ़ा भी होगा जी। वो क्या कहता है कि उड़ान जब भरनी होती है तो नीचे की जो 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 जमीन होती है, आपने फ्लाइट्स को देखा होगा ना, जब फ्लाइट उड़ान लेती है तो नीचे का जो मैग्नेटिक प्रेशर होता है वो उसको खींचता है। तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि कभी भी उड़ान भरनी होगी तो ये तो चुनौती रहेगी ही। तो इसलिए, लेकिन मेरे पास सामने में क्या था कि हम लोग उस वक्त प्रोडक्शन हाउस थे, और प्रोडक्शन हाउस होना अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन यू वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। आपको लोगों के सामने जाकर के विनती करके
मैंने आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आपका जो पूरा जो आपकी अहमियत कोई नहीं है ज्यादा। जी, मैनेजमेंट पे आप डिपेंड ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, आप डिपेंडेंट हो किसी और की सोच पे, किसी और के लाइक्स डिसलाइक्स और ईगो और एसेंट्रिसिटी पर। तो यू नो आई ऑलवेज थॉट कि ठीक है, मुझे गॉड्स बीन वेरी काइंड, मैंने सब कुछ किया है मैंने, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत, और हमेशा मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बोझ रहता था कि मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी भी दिन अगर ये काम पर ताला लग गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका मैं क्या करूंगी। तो इसलिए ये सोच, और फिर मैंने चूंकि स्टूडियो बना लिया था तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंज मुझे लेना चाहिए, देखते हैं चैलेंज लेते, अगर सक्सीड कर गए तो वेरी गुड, नहीं किया तो रिग्रेट नहीं जिंदगी में होगा इस बात का कि मैंने कोशिश नहीं की। और भगवान के आशीर्वाद से आप सफल हुई, ये हम सब जानते हैं। आज बहुत अच्छा आपका चैनल चल रहा है। जी, कोशिश करते रहनी चाहिए। आई थिंक एवरी डे इज अ री इन्वेंशन फॉर यू, यू हैव टू री इन्वेंट योरसेल्फ एवरी डे, एंड वही होता है कि आप कहीं पर पहुंचे, फिर उसके बाद फिर देखिए कि क्या कर सकते हैं। जी मैम, पिछले अगर 1-2 सालों से देखें तो कोरोना के कारण हम सब लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, एंड स्पेशली मीडिया, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे ऑफिस में काम करने के तौर तरीके हो, स्टूडियो हो। तो फिलहाल न्यूज़ 24 उन चीज़ों को किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट उन चीज़ों के साथ डील कर रहा है? देखिए, मुश्किल तो बहुत है, रेवेन्यूज डाउन भी हुए हैं और कंपटीशन भी है, और सपोर्ट स्ट्रक्चर तो है, मतलब इन द सेंस कि क्या है कि हमारे यहाँ एक अजीब सा एक हो रहा है। तो कोरोना के काल में मुश्किलें तो हैं, सबके लिए है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन आई थिंक इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर पीपल, देन ऑर्गेनाइजेशंस विल सर्वाइव। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके जो लोग आपके साथ हैं, आप उनका ध्यान दो, आप उनको कोशिश करो कि वो, और अगर रोटी कम हो गई तो उसी रोटी को इतने उसमें बांटो कि सबके के पेट में थोड़ा थोड़ा जाए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक टू लुक आफ्टर योर HR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू लुक आफ्टर। और ऐसा नहीं, मीडिया में जितने लोग हैं सबने अपने लोगों का ध्यान रखा है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो इनको आपको बड़े कड़े दिल से लेना पड़ता है, तो कुछ डिसीजंस आप लेते हो जिनको आपको कड़े दिल से लेना पड़ता है। कुछ लोग रिडंडेंट हो जाते हैं, तो फिर आपको, अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उनको रीट्रेन करके कुछ कर सको, तो फिर देन यू हैव टू तो वो सब थोड़ा बहुत होता है, वो हर जगह पे होता है। आई थिंक दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। मैम, आप एक महिला हैं, आपने एक पत्रकार का भी एक सफर देखा, आपने उद्यमी का सफर देखा, एक शिक्षाविद का सफर देखा। तो मीडिया में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक महिलाएं जो है सबसे ज्यादा, अगर आज की डेट में किसी प्रोफेशन में सेफ हैं तो वो मीडिया है जी। और आप देखें हर जगह की, आप सारे मीडिया, जितने भी मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डिजिटल हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, प्रिंट हो, महिलाओं का जबरदस्त योगदान रहा है मीडिया को बढ़ाने में इस देश में, मीडिया को अकाउंटेबल और बनाने में, मीडिया का फैलाव कराने में। तो इसमें महिलाओं की जबरदस्त भूमिका रही है, और वो इसलिए भी शायद क्योंकि मीडिया यंग प्रोफेशन था, पढ़ाई लिखाई के बाद लड़कियां इसमें आ जाती थी कि ये इसमें एक तरीके का एम्पावरमेंट ज्यादा लगता है, क्योंकि आप अपनी बात को कह सकते हो, आप अपनी बात को बोल सकते हो, आप अपनी बात पर अडिग रह सकते हो अगर सही है तो you have a different media as a profession has much more to offer to a human being. जी।
किसी व्यक्ति को मीडिया बहुत कुछ ऑफर करता है फॉर हिज और हर एम्पावरमेंट। आई थिंक इसलिए लोग अट्रैक्टेड रहते हैं मीडिया के लिए। बहुत पैसा हो सकता ना हो, लेकिन या उस तरीके का पावर ना विल्ड करते हो जैसे आप शायद ब्यूरोक्रेसी में करते होंगे, आई डोंट नो, बट मीडिया का एक अहम रोल है देश में। मीडिया और मीडिया में विमेन का एक बहुत बड़ा रोल है। मैम, आप अपने चैनल के लिए शो होस्ट करती हैं जो आमने सामने जिसका नाम है, और उसमें आप बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ का इंटरव्यू करती हैं, स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ का भी आपने इंटरव्यू किया हुआ है। हमने देखा मुरारी बापू तक को आपने इंटरव्यू किया हुआ है। कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है जब आपको लगा हो कि यार ये बहुत तलखी हो रही है, या कोई ऐसा किस्सा जो हमेशा आपके दिमाग में घूमता हो यार कि शायद उस दिन वो हो जाता है, ऐसा कुछ? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिसमें जो आपका गेस्ट होता है उसका एक प्री कंसीव्ड नोशन आपके बारे में होता है। उसका एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि अच्छा आप तो फिर ऐसे ही करेंगी, या आप तो इस व्यू की हैं, मतलब लोग अपनी तरीके से बना लेते हैं। लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है, क्योंकि मैं ये सोच के जाती हूँ जब मैं किसी का इंटरव्यू करने जा रही हूँ कि मैं अपनी बात नहीं उसकी बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ। दूसरी चीज ये मैं सोचती हूँ कि मैं वो भी एक मतलब मैं उससे बात करने जा रही हूँ, तो बात करने का अपना एक तरीका होता है, और मेरा वो तरीका है, मैं वैसे ही हूँ, जैसी रहूंगी वही तो करूंगी ना। मतलब if I am not into acting, I am a media person and I am talking to a person. Like मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं किसी से इंटरव्यू करने जाऊंगी तो उसी तरीके से बात करूंगी। जी। I will. So even if I have to counter, I have my own style to counter. मुझे अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। अगर मुझे उससे जाकर के किसी को जाके स्क्रीन पे झगड़ा करना, तो या तो मैं एक्टिंग करूं या मैं गलत तरीके से उससे बात करूं। आई डोंट बिलीव इन दैट, एंड देयरफॉर हर किसी की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, और मेरी जो पर्सनालिटी है, जैसी मैं हूं मैं वैसे ही दिखूंगी। आई वुड नेवर एक्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और ये हम कैमरा के लिए कर रहे थे। मुझे ये लगता है कि ये हमारे प्रोफेशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए या मीडिया के लिए सही नहीं है। फिर अगर हम कैमरा के लिए कर रहे थे तो आई माइट एज वेल गो एंड आई स्टार्ट एक्टिंग। आई शुड से दैट आई एम एक्टिंग। मैम, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है, थोड़ा पारिवारिक सवाल है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रहा था कि काफ़ी व्यस्त रहती होंगी, काफ़ी काम है, और कोरोना काल में तो वैसे भी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, तो फैमिली से शिकायत तो नहीं आती है कि समय नहीं दे पा रही हैं परिवार? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है कि फैमिली से लोगों ने, अब मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, लोगों ने मुझे इसी तरीके से एक्सेप्ट किया है, चाहे मेरे परिवार वाले हो या हस्बैंड हो, या बच्चे को हमेशा लगता है कि मम्मा उतना ध्यान नहीं दे रही है, वो ठीक है। लेकिन एक दूसरा उसका भी ये है कि जब आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं तो आपको इंडियन वुमन को बहुत सारे रोल्स में रहना पड़ता है, है ना। उसको अगर आप काम करते हैं तो अपने काम को भी देखना है, उसको अगर आप बिजनेस को भी साथ में देख रहे हैं तो उसे भी देखना है, आप एक वाइफ होती है तो उसे भी देखना है, आप किसी की बेटी या किसी की बहन या आप किसी की, उसे भी, उस रिश्ते को भी देखना है। तो बहुत चीजों को देखना पड़ता है, और देख के आई थिंक उसको सब चीजों को साथ लेके चलना ही I always believe in that, and therefore nobody has ever complained to me. मुझे किसी ने कभी कंप्लेन नहीं किया, चाहे राजीव जी हो या किसी ने कभी ये नहीं कहा कि अरे you don't have a time, because अगर नहीं है तो नहीं है,
तो उसको एक्सेप्ट लोगों ने किया है, और अगर है तो पूरे तरीके से है, उसको भी एक्सेप्ट किया है। चलिए मैम, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए। एक बार फिर आपने हमारे लिए समय निकाला, समाचार फोम मीडिया से बात की, उसके लिए मैं मेरी पूरी टीम की ओर से एक बार आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद। थैंक यू। थैंक यू।